गिविंग राइज टू डिजायर ऑफ रिफॉर्म। उन कारणों की समीक्षा करनी है जिनके कारण की, इसकी शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, जिनके कारण की सुधार करने की इच्छा जागृत हुई, सुधार करने की इच्छा जागृत हुई। तो इसने लिखा आगे, द डाउन ऑफ 19th सेंचुरी विटनेस द बर्थ ऑफ ए न्यू विजन। डाउन ऑफ 19th सेंचुरी मतलब कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत, बोले तो 1801 से लेके 1820-30 तक, यानी 1830, यानी वो पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने अपनी पूरे देश पे सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली, लॉर्ड हेस्टिंग का पीरियड। एक नए विजन की शुरुआत हुई, इन्होंने लिखा, ये मॉडर्न विजन जो कि एक आधुनिक विजन था। देखिए यहाँ आपको आज ये भी सीखना है कि ये जो शब्द बताए जा रहे हैं इनका क्या अर्थ निकलेगा। इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे रट्टा मार भी नहीं पाएंगे। हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है वो रट्टा मारने में यकीन करते हैं कई बार। वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेस टू फेस पढ़ाना है आपको। तो ए मॉडर्न विजन अमॉन्ग सम एनलाइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मॉडर्न विजन की, एक आधुनिक विजन की, जो आज हमारा और आपका विजन है, देखने का नजरिया है, इसकी शुरुआत हुई। और कहाँ हुई? समाज के कुछ जागरूक तबकों में, समाज के कुछ जो जागरूक तबके थे उनमें। द एनलाइटेड विजन वाज टू शेप द कोर्स ऑफ इवेंट। जो एनलाइटेड विजन था, अब इसका काम ये था एक आकृति प्रदान करेगा, उन घटनाओं को एक शेप प्रदान करेगा, एक उनमें तारतम्यता पैदा करेगा। किन घटनाओं को? द इवेंट्स फॉर द डिकेड्स टू कम एंड बियॉन्ड। आने वाले दशकों और शताब्दियों में जो समाज में घटनाएं होंगी वह किस तरह की होंगी। देखिए मैं इसका एग्जांपल और समझाता हूँ। 44 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये क्लियर हो गया था कि जर्मनी की हार हो। 43 में ये चीज क्लियर नहीं थी। अमेरिका के एफडी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने ये प्लान किया कि हिटलर तो हार जाएगा, ये बिल्कुल तय है। 44 में ये बिल्कुल तय हो गया। 43 तक तो इन्हीं को खुद खतरा लग रहा था। 43 में हिटलर और उसकी पार्टी के लोगों ने और जापान ने ये डिसाइड कर रखा था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह का होगा, यानी कि आने वाले 50-100 साल दुनिया में लोग किस हिसाब से जिएंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, कितना खर्च करेंगे, ये बहुत मेजर लेवल पर उन्होंने प्लानिंग करी। यही सेम प्लानिंग रूजवेल्ट के द्वारा की। आज भी वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब पूछेंगे आपके साथ, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मेरे तो गांव के सामने पेड़ है, 2 मड़ैया पड़ी हुई है, इसका रूजवेल्ट से क्या लेना देना है। उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जो देशों की नीतियों को डिसाइड करती। उन्होंने 44 के आसपास ये डिसाइड किया कि दुनिया में इस तरह के अत्याचार फिर से ना हो जो हिटलर ने यहूदियों पे किए। पहली चीज, दुनिया में एक देश दूसरे देश को गपके नहीं। दूसरी चीज, दुनिया में हर एक को अपनी बात कहने का हक हो। अगर इसका रिवर्स हो जाता, ट्रू, इसका उल्टा सही हो जाता हिटलर वाला, तो दुनिया, इसका उल्टी पॉलिसी बना रखी थी उन्होंने, दुनिया में किसी को कोई हक नहीं है, सब हक हमको है बस। इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन का गठन किया, यूनाइटेड नेशन की बात को आगे बढ़ाया, उस पर कमेटियां बनाई। यूनाइटेड नेशन एक दिन में अस्तित्व में नहीं आ गया। 1945 इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा, सोसाइटी में किस तरह से कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलप करा जाएगा, हाईवेज बनाए जाएंगे, ये सब चीजें उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के रूप में डिसाइड कर दी। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ
और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये सब 1944 और 45। तो उन 2-3 सालों में उन्होंने ये तय किया था कि आगामी 100 साल का जो दुनिया हो, हर देश में लोकतंत्र फैल जाए। आप देखिए फैल गया। 100 साल में हमारा था कि हर तरफ, हर कंट्री को इतनी स्वतंत्रता हो और इतनी चीजें हो कि वो दूसरे पर हमला ना कर पाए, इतनी ताकत ना मिले। हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई मेजर वॉर नहीं हुआ। केवल कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर को, गल्फ वॉर को छोड़ दिया जाए, अफगानिस्तान को, 4 हुए बस, कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने ऐसी पॉलिसीज डिसाइड करी, ऐसी नीतियां बनाई जिनसे आज तक की दुनिया चल रही। सिमिलरली ये यहां कह रहा है कि द एनलाइटेड विजन वाज टू शेप द कोर्स ऑफ इवेंट फॉर द डिकेड्स टू कम। ये जो समाज का तबका जो एनलाइट हो रहा था, इसने ऐसी नीतियां बनानी शुरू करी जो हिंदुस्तान में आने वाले दशकों ही नहीं बल्कि शताब्दियों तक महत्वपूर्ण होने वाली। कैसे? यहीं से शुरुआत हुई महिलाओं की शिक्षा की। आज महिला शिक्षा एक अनिवार्य विषय बन चुका है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर की महिलाएं पढ़ी लिखी हों, लेकिन 1820 में ऐसा समाज नहीं था। महिलाओं की शिक्षा वाज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग, कभी होती ही नहीं थी। आगे लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ रीअवेकनिंग, यह एक तरह का पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्यों कहा गया? पुनर्जागरण इसलिए कहा गया कि इससे पहले जो एंशियंट सोसाइटी थी उसमें ये सब फ्रीडम थे, बीच में ये फ्रीडम गायब हो गए सब, और समाज जो है अधिनायकवादी हो गया, राजतंत्र अधिनायकवादी हो गया, राजा की मर्जी के हिसाब से सब चीजें चलने लगी। इसलिए अब ये पुनर्जागरण हो रहा है। किसके आधार पर? उसमें तर्क शास्त्र का उपयोग है। हर चीज में तर्क का उपयोग किया जाएगा। तर्क का उपयोग क्या है? तर्क का उपयोग यह है कि आपके सामने, आपके ऊपर छत है, छत के ऊपर गाटर पड़े हुए हैं, गाटर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो ये एक तर्क है कि जब तक गाटर और पत्थर नहीं होंगे छत का पटाव नहीं होगा, और पत्थर हवा में नहीं टिक सकते, उन्हें गाटरों का सहारा चाहिए। तो गाटर सहारे के रूप में उपयोग होते हैं और पत्थर गाटर पर टिके रहते हैं। यह एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस बात का कि पत्थर का न गिरने का कारण उसका गाटर पर टिका होना है। ये एक तर्क है उसके पीछे, ये रीजन है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। आप जब फावड़ा लेके खुदाई करेंगे तो मिट्टी को निकाल करके गड्ढा होगा। तो फावड़े की खुदाई से गड्ढा हुआ, ये कारण था। मिट्टी का निकलना उसका कारण है, वो इफेक्ट है, सॉरी, मिट्टी का निकलना उसका प्रभाव। कहने का मेरा मतलब यह है कि कार्य कारण संबंध, कि बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है, ये साइंस की देन है। ये चीज विज्ञान की देन है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लॉजिक होना चाहिए उसका। ये लॉजिक धीरे धीरे समाज ने हर चीज में लागू करना शुरू किया। जैसे कि समाज में जितनी भी चीजें चल रही हैं उनमें ये चीज क्यों चल रही है? स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही, नहीं दी जा रही। किसी ने सवाल नहीं उठाया इस पर। 11वीं शताब्दी में भी सवाल नहीं उठा, 12वीं में भी नहीं उठा, 100 साल गुजर गए, 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं किसी में भी सवाल नहीं उठा। 18वीं शताब्दी में जाके उठा। परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, उस पर भी सवाल किया जा सकता है कि वो परंपरा वास्तव में तर्क की कसौटी पे खरी उतरती है कि नहीं उतरती। आपका धर्म तर्क की कसौटी पे उतरता है कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सभी चीजों को तर्क की कसौटी पे मानने लगे, लेकिन धर्म को और परंपरा को तर्क की कसौटी पे कसना बहुत बड़ी चीज है। और इसकी शुरुआत यहीं से हो कि धर्म भी तर्क से परे नहीं है। हम अंधविश्वास नहीं कर सकते किसी चीज, कोई चीज है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। आगे लिखते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ रीअवेकनिंग
समटाइम्स इज कॉल्ड एज रिनेसा, इसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। हर चीज में तर्क का इस्तेमाल। डिड नॉट ऑलवेज फॉलो द इंटेंडेड लाइन। आज तो तर्क की स्थिति ये है भाई। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल औरतों पे देता हूं। महिला की स्थिति भारतीय समाज में 18वीं शताब्दी तक ये थी कि महिला को अव्वल तो जन्म ही उसका पसंद नहीं किया जाता था। जन्म अगर नहीं हुआ है तो उसका फीटिसाइड कर दिया जाता था कुछ समाजों में। फीटिसाइड मतलब गर्भ में ही मार देना। फीटिसाइड अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो कुछ समाजों में इन्फेंटिसाइड का प्रोविजन था कि बच्चा होते ही उसे अफीम चटा दो, अगर लड़की है तो उसे कुछ और कर दो। कहने का मतलब यह है कि उसे, अगर लड़की है तो प्रॉपर राइट नहीं थे। फिर एजुकेशन का अधिकार तो उसे था ही नहीं। उसको स्वयं पर, उसके नाम पर, उसको स्वयं के पूरे जीवन में उपलब्धि के नाम पर बस इतना था कि वो किसी शूरवीर की या तो माता है या पत्नी। वो इस बात से तो गर्व कर सकती थी कि भाई मेरा बेटा बहुत बड़ा जांबाज है। उसे खुद ऐसा कोई मौका नहीं था भी तो बहुत कम थे। बहुत कम एग्जाम्पल आते हैं हमारे साथ। फिर एजुकेशन का राइट नहीं था। एजुकेशन के बाद उनकी डिपेंडेंसी थी हर एक पे, उनको इंडिपेंडेंस नहीं थी। प्रोफेशन की इंडिपेंडेंस तो बहुत बड़ी चीज है। इस बात की भी इंडिपेंडेंस नहीं थी कि वो किसी चीज में कोई बड़ा निर्णय कर सके घर में भी। सिमिलरली लास्ट मोमेंट तक उनके पास सिवाय दूसरों की और परिवार की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं था। अब आज की नारी की आप व्याख्या करिए। क्या जो मैं आज की व्याख्या कर रहा हूं, क्या इसे आज के समाज में फिट किया जा सकता है? क्या आज के समाज में ऐसी परिकल्पना की जा सकती है? कम से कम इन टोटो तो नहीं की जा सकती। हो सकता है कुछ समाजों में आज भी बहुत सारी चीजें न हो पाती हों, लेकिन इतनी खराब स्थिति तो नहीं है। इस स्थिति में 70, 80, 90% तक सुधार आ चुका है। तो ये क्यों आया? यही वो पुनर्जागरण, इसका कारण। हर चीज में लॉजिक। महिलाएं घूंघट करेंगी तो इसके पीछे कारण। विधवा महिला होने के बाद शादी नहीं कर सकती, इसके पीछे कारण। क्यों क्यों नहीं कर सकती? पहले तो लोग आंख मूंद के इस बात को मानते थे कि नहीं कर सकती। धर्म में भी हर चीज को, पूजा पाठ हो चाहे वो किसी की आराधना हो, हर चीज पर क्वेश्चन किया गया। यही पुनर्जागरण पीरियड। बल्कि जो समाज सुधारक इस बीच में रहे, उन्होंने स्वयं के जीवन पर उन प्रतिमानों को स्थापित किया। बड़ा जिस समाज में सती जैसी कुप्रथा रही हो, उस समाज में आज दहेज हत्या का मुकदमा कायम हो जाता है। उस समाज में लड़की के शादी के बाद मरने पर ससुराली जन दहेज हत्या में जेल चले जाते हैं, और वही ससुराली जन एक जमाने में उसे सती कर दिया करते थे। ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है स्टेटस में और रोल में, महिला की परिस्थिति में और रोल में। यही समाज की जो निम्न वर्ग थे उनके साथ इस रेनेसा ने बहुत सारी चीजें चेंज करी। और इस रेनेसा का सबसे बड़ा परिणाम जो हुआ वो आपको भारत के संविधान में दिखता है। भारत के संविधान ने इस पूरे रेनेसा का निचोड़ है। हर चीज में इक्वलिटी एस्टैब्लिश की गई है। एक ऐसे समाज में जिसमें कोई व्यक्ति पैदा होते ही 2 दर्जे का नागरिक बन जाता था। एक ऐसे समाज में जिसमें कि किसी को पैदा होते ही बहुत बड़े अधिकार मिल जाते थे,
और किसी को पैदा होते ही गोबर उठाने का काम मिल जाता था। गोबर उठाने, जाति आधारित जो व्यवस्था थी उसमें कोई ऐसा थोड़ा ना था कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। वो तो जन्म से जोड़ दी जाती थी, काम को जन्म से जोड़ दिया जाता था। आगे इसमें लिखते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है रेनेसा वाला चैप्टर? जी सर। गुड। आगे इसमें लिखते हैं कि जो भी इसमें कार्यवाही रेनेसा के दौरान हुई, भारत में पुनर्जागरण के दौरान, वो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की, कई बार वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, कुछ और पूर्ति हो गई। ऐसा भी हुआ है। अब ये कहता है कि कौन कौन से कारण थे जिन्होंने ये सब चीजों के लिए जिम्मेदार थे। तो पहला है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। भारत के सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में अंग्रेजों का वास्तव में बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा, और भारत के लोगों को ही अपनी व्यवस्था को बदलने पर मजबूर होना पड़ा उनकी व्यवस्था को देखकर। जो लोग अंग्रेजों को पानी पी पी के कोसते हैं, उन पर इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि जो विधि के समक्ष समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो अंग्रेजों के आने के बाद ही एस्टैब्लिश हुई इस देश में। अन्यथा एक व्यक्ति 3 लोगों का मर्डर कर देता था, उसे 7 खून माफ थे। अंग्रेजों ने ही एस्टैब्लिश किया कि कोई किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो या राजा हो या रंग हो, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो सेम पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसे भारत के संविधान ने बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। भला एक ऐसे समाज में जिसमें कुछ इंसानों को इंसान ही ना मान के जानवर माना जाता हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। वास्तव में जिन पर अत्याचार हुए उन पर क्या बीती होगी वो आज हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज हमारे अधिकारों में जरा सा भी परिवर्तन आ जाता है तो हम या तो कैंडल लेकर निकल पड़ते हैं या तुरंत मोर्चा निकाल देते हैं। उस जमाने में ऐसा कोई अवसर उपलब्ध नहीं था। आज तो न्याय के इतने मंच बने हुए हैं कि कितने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, आप कहीं भी शिकायत कर दीजिए। यही कानून का ही डर है, यही रूल ऑफ लॉ है जो बकरी और शेर को एक ही घाट पे पानी पीने पर मजबूर कर रहा है। 100 बीघा के जमींदार भी बिना जमीन वाले आदमी के सामने उससे कुछ नहीं कह सकते और उसे मजबूर नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी पावरफुल हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा ग्रुप है हल्दीराम। हल्दीराम के मालिक का एक मुकदमा कायम हो गया 307 का। उसका जो मेन शोरूम था उसके सामने कोई आदमी अपनी गुमटी लगाता था। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ ही है, जिसने धारा 307 में हल्दीराम के मालिक को सजा करा दी। भला अगर भारत के संविधान में ये चीजें न लिखी जाती और इस तरह का पैनल कोड न बनाया जाता तो कहीं ये संभव था? माइट इज राइट का प्रिंसिपल था भारत के गांव में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही हम लोगों के कहा जाता था, बचपन से सिखाया जाता था सबको। आज संभव है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? चलो लाठी लेके निकल जाओ, दूसरों की भैंस खोल के लाओ, तब मालूम पड़ेगा। यही पुनर्जागरण है कि आपके अधिकार और आपके कर्तव्य अब समाज में बहुत अच्छे से इम्बाइब हो चुके हैं। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें लिख रहा है द प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉल प्लेड ए कॉम्प्लेक्स
या डिसिसिव रोल इन द क्रूशियल फेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी अंग्रेजों की भारत में, उसने बहुत ही जटिल लेकिन निर्णायक भूमिका अदा करी भारत के आधुनिकीकरण में। आगे लिखता है, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वाज वाइडली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इंडिया हैड नोन बिफोर। ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पर और इंडियन कल्चर पर, आज ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट आपके कल्चर में हर चीज पे, आपके मकानों की डिजाइन पे है, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे है, आपके एग्रीकल्चर के जो जितने भी ट्रैक्टर और ट्रॉली और दुनिया भर की जितनी चीजें हैं इन सब पे है, आपके पहनने के तरीके पे है, आपके कपड़ों पर है, किस चीज पे नहीं है। आप में से आज कितने लोग जो है वो साफा और धोती पहन कर घूम रहे हैं? ब्रिटिश रूल का इंपैक्ट नहीं है। आज जितनी भी ड्रेसेस मार्केट में बिक रही हैं उनमें से 90% तो यूरोपियन ही है। जितने प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी दुकान पर जाकर देख लीजिए, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं आपको यूरोपियन मिलेगा। तो इम्पैक्ट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डे टू डे एग्जांपल से इस चीज को समझाऊं। आगे लिखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वाज वाइडली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया दैट हैड नोन बिफोर। जितना भारत में इतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा। More the earlier intruder who came to India had settled with its frontier and absorbed by its superior culture। जितने भी अब तक आए, तुर्क आए, मुगल आए, अफगान आए, जितने भी आए, वो भारत की संस्कृति में एब्जॉर्ब होते चले गए और उनसे मिलकर के एक कॉमन कल्चर बनती चली गई। लेकिन अंग्रेज मिक्स नहीं हुए, वो आपकी कल्चर में मिक्स नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आपको अपनी कल्चर के हिसाब से डाल दिया। लठमार का डाला क्या? नहीं, आप खुद उत्सुक हैं उसमें डलने के लिए। अभी मैं एक एक जो है वो ऑफलाइन यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करूं, सबको बुलाऊं, तो आप खुद उत्सुक रहेंगे कि पैंट शर्ट बढ़िया इस्त्री करी हुई पहन के जाऊं, टाई भी लगा के जाऊं। कितने आप में से हैं जो धोती कुर्ता पहन के आएंगे? कितने आप में से हैं जो तहमत पहन के आएंगे? नहीं आएंगे ना। कोई नहीं आएगा सर। तो फिर ये क्यों कहते हो कि अंग्रेजों ने साहब यूं कर लिया, यूं कर लिया? आप खुद इच्छुक है उनकी कल्चर को लेने की, क्योंकि आप जानते हैं कि वो ज्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए। तहमत पहन के आप युद्ध लड़ लेंगे? नहीं सर। फिर तब मार्शल आर्ट चल रहा है, मार्शल आर्ट इस समय। यस, मेरा कहने का आपसे मतलब यही है, ये बिना बात के दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमारा समाज खुद इच्छुक था उन चीजों को लेने के लिए, क्योंकि वो वास्तव में उसे अच्छी लगी। अगर अंग्रेजी चीजें इतनी खराब होती तो समाज कब का रिजेक्ट कर चुका हो। बस अंतर इतना है कि हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, रखना भी चाहते हैं और उन्हें गाली भी बकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है संभव। जो सच है उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और भाई वो यहाँ कोई चैरिटी के लिए तो आए नहीं थे, वो तो बिजनेस करने आए थे, लाभ करने के लिए आए थे। लाभ करने के लिए जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने किया। उस जमाने में कोई कोड ऑफ एथिक तो थी नहीं कि साहब अब किसी का मर्डर नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। उस जमाने में जिस तरह से व्यापार होता था ऐसे ही किया उन्होंने। However, the British conquest was different. ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, अंग्रेजों की भारत पे जीत मुगलों, अफगानों, तुर्कों की जीत से बिल्कुल डिफरेंट थी। इट केम एट ए टाइम व्हेन इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनलाइटेड यूरोप। अच्छा, एक चीज और है, यही जीत अगर अंग्रेजों की 12वीं शताब्दी में हुई होती तो शायद इतनी स्थिति नहीं आती।
अंग्रेजों में भी तब हुई है यूरोपियनों की जीत, हिंदुस्तान में उनका सेटलमेंट तब हुआ जब उनके यहाँ पूरी औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, उनके यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरा डेवलपमेंट हो रहा था। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट अगर रहे हो, बायो के स्टूडेंट रहे हो, आप जरा उठा के देखिएगा, ऑक्सीजन के आविष्कार से लेके और सोडियम की खोज से लेके दुनिया की मेजर जितनी डिस्कवरीज हैं वो सब 18वीं 19वीं और 17वीं शताब्दी में ही हुई है। तो उनसे उन्होंने आपको भी परिचित कराया। 12वीं सर शताब्दी की ये वो भी तो डिस्कवरी। अंतर था हमारे यहाँ। सर वेस्टर्न जो कंट्री थे, पश्चिमी देश, सर वहाँ 14वीं और 15वीं शताब्दी में सर पुनर्जागरण हो चुका था वहाँ पे। और हम सर और क्रांति भी ऐसी में तो कहीं ना सर हम बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके थे हमें पहले से ही। और हमारे यहाँ के शासन था उस समय बिल्कुल परिचित नहीं था उस समय के, ऐसा भी वहाँ हो सकता है। हम कहीं ना कहीं सर उनसे भाई काफी पीछे था, उस समय ही थे हम। उस समय तो शिक्षा के नाम पे आप क्या पूरी तरह से अंधकार था। जी सर। तो वो जो टाइमिंग थी वो भी बड़ी बिल्कुल सटीक थी। और वो टाइमिंग जब वो पूरी तरह से औद्योगिकृत हो चुके थे, उनके यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उनके यहाँ भी बहुत आसानी से नहीं हुआ। उनके यहाँ भी लॉजिक को जो स्थान मिला है, तर्क को जो स्थान मिला है, ये बहुत संघर्ष के बाद मिला है। तब तक उनके यहाँ तर्क शास्त्र पूरी तरह से स्थापित हो चुका था हर काम में। तो जो तर्क शास्त्र उसके यहाँ स्थापित हुआ उनके यहाँ, उसे वो हिंदुस्तान के एक ऐसे समाज में लेके आए जिसमें कि लिंग और जाति आधारित विषमताएं थीं। यानी महिलाओं का अधिकार और निम्न जातियों का अधिकार, ऐसे समय में लेके आए उसे। वो एक ऐसी रोशनी थी जो समाज के हर तबके पे पड़ी। अगला है सोशल कंडीशन राइफ फॉर रिफॉर्म। भारत की जो सामाजिक परिस्थिति थी ना, वो राइप हो चुकी थी। राइप का मतलब होता है अंग्रेजी में, राइप का मतलब होता है पकना, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फल के पकने को कहते हैं। भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी कि अब वो बिल्कुल सुधार के लिए बिल्कुल मेल्ट होकर तैयार थी। ये भी स्थिति थी। Indian society in the 19th century was caught in a vicious web created by the religious superstitions and social obscurantism. इसका अर्थ ये जो भारतीय समाज 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े दुष्चक्र में फंसा हुआ था, जिस दुष्चक्र में धार्मिक रूप से बिल्कुल अंधविश्वास की मगरी फैली हुई थी। कोई पीपल की पूजा कर रहा तो कोई नीम की पूजा कर रहा, बाबा जी उस पर उल्टे लटके हुए, कोई किसी के मरने की भविष्यवाणी कर रहा तो कोई तंत्र क्रिया कर रहा, और उससे कह रहा कि अभी मैं सांप के कांटे को बिल्कुल सही करता हूं। इसे कहते हैं रिलीजियस सुपरस्टिशंस। यानी इसमें कार्य कारण संबंध नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस फलाने ने कर दिया, उस पर बड़ी वैसी शक्तियां हैं, रूहानी ताकतें हैं उस पर, और रूहानी ताकत वाला खुद जानता है उस पर कोई ताकत नहीं है, उसे ड्रामा करना केवल। और सामाजिक रूप से बड़ा पाखंडवाद था। जो लोग इसे कराते थे, करते थे, इस विश्वास में करने के लिए यकीन दिलाते थे, वो खुद जानते थे कि ये पाखंड है, लेकिन कराते थे अपने लाभ के लिए। आगे लिखता है हिंदुइज्म हैड बिकम ए कंपाउंड ऑफ मैजिक, एनिमिज्म एंड सुपरस्टिशन। हिंदू धर्म एक तरह से मिक्सचर बन चुका था, किसका? जादू टोने का। एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब ये हुआ है कि पेड़ पौधा, मिट्टी का ढेर, पर्वत, जितनी भी चीजें हैं, जीवित हो या अजीवित हो, एनिमिज्म या एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाया जाता है, सोशोलॉजी का एक फिनोमिना है, उन सबको ईश्वर मानना, उन सबको ईश्वर मानना। मिट्टी का ढेर है, ईश्वर।
पेड़ है ईश्वर। दिस इज एनिमिज्म। और ये तक स्थिति थी कि जब अंग्रेजों ने भारत में रेल को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे रेल को भी जो है ये मान बैठे कि ये भी कुछ सुपर हिस्ट्री ऐसी चीज है, ये भी कुछ सुपर नेचुरल मामला है इसका भी, ये भी रूहानी ताकतों ने बनाई है। अंधविश्वास इस हद तक था। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि 19वीं शताब्दी तक आते आते जब रेल बिल्कुल फैलने लगी तब लोग रेल को देख कर डर जाते थे और भाग जाते थे कि ये काला भूत है, क्योंकि स्टीम इंजन काले रंग का होता था। तो आप समझो कितना अंधविश्वास रहा होगा उस समय के समाज में। और जादू टोना, मैंने तुम्हें बताया ना जादू टोना। अच्छा, आपने आज आप गांव में अपने में रहते हो, जादू टोना तो आप, अब मैं बता रहा हूँ पिछले 10-15 साल से कुछ उसका कुछ जोर अब कम हो गया है, जब से इतना ये मोबाइल नेटवर्किंग बहुत बढ़ गई है। नहीं, जादू टोना तो हिंदुस्तान में 20 साल पहले तक भी बहुत जोर पकड़ा था। सर बंगाल का जादू फेमस था। हर जिले में 2-4 बंगाली वो हुआ करते थे जो जादू टोना करते थे, कराते थे। अब वो कम हो गया। जैसा वो परीक्षा में सफलता पाए, फर्स्ट क्लास पाए, जादू कराएं, जादू टोना जो है, गंडा ताबीज बांध लें, ये बहुत था और लोगों का बड़ा अठाव। उसमें कोई लॉजिक नहीं है। भला एक पत्थर आपकी क्या किस्मत बदलेगा। मुझे लगभग इतने 15 साल पहले किसी ने बताया था कि आप लाल मूंगा पहनिए और सफेद मोती पहनिए। मैंने 1 आध साल तो पहना, उसके बाद मुझे उसमें आलस लगने लगा, मैंने आज तक कुछ नहीं पहनता। भला मूंगा मोती किसी की किस्मत बदलेंगे तो समुद्र में जितने मछेरे हैं उनकी किस्मत सबसे पहले बदलेगी। अजीब बात है, मूंगा मोती से किस्मत बदलती है। बेसिकली वो आपके भय का दोहन है। आपको भय अपनी परिस्थिति को खो जाने का या परिस्थिति को न प्राप्त करने का, कि मैं अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो मूंगा ही पहन लूं। ये उसमें लॉजिक का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक बहुत छोटी सी चीज मैं पूछ रहा हूं कि अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, रशिया में, दुनिया भर में, वहां जो लोग ये गंडा ताबीज नहीं पहनते, उनके पीछे ये सब भूत प्रेत क्यों नहीं पड़ते? वहां तो मैंने कोई नहीं देखा गंडा ताबीज पहनते हुए। लोग अंगूठी को भी जानते भी नहीं है। केवल एक मैरिज रिंग के अलावा कोई दूसरी मैरिज रिंग नहीं जानते वहां लोग। ये हमारे मन में पहले से बचपन से जो चीजें बैठा ली जाती हैं वो घर कर जाती हैं, और हमारा ब्रेन फिर उन्हीं चीजों को दिखाता है। बचपन से जो बच्चे बहुत हॉरर स्टोरी सुनते हैं घर में, उन्हें खेत में जाने में हर तरफ जो है झूठ जो है भूती नजर आते हैं। एक्चुअली वो आपके मन का पिक्चराइजेशन है कि आपका मन उस पेड़ में भी भूत उसे 2 पत्ते भी भूत की आंखें दिखेंगी, क्योंकि आपने इस तरह की कहानी सुन रखी है। आपके ब्रेन को ये नॉलेज है पहले से। अगर आपके ब्रेन को कोई नॉलेज नहीं है ना, तो आपका ब्रेन उसे इमेजिन ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे को इस तरह की कहानी नहीं सुनानी चाहिए कभी। तो हिंदुस्तान में इन्होंने लिखा कि जादू टोने का बोलवाला था और अंधविश्वास का बोलवाला था। प्रीस्ट एक्सरसाइज एट द ओवरवेलमिंग एंड इंडीड अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। जो इसमें टोना टोटका करने वाले लोग थे या पुजारी लोग थे या जो भी इस सब को करते थे, गंडा ताबीज करने वाले लोग, क्या कहते हैं उन्हें, स्याना दिमाना जो भी थे, उनका समाज में बड़ा जबरदस्त प्रभाव था और लोग उनकी बात को बड़ा मानते थे। और मूर्ति पूजा और बहुदेववाद भी बहुत फैला हुआ था।
सामाजिक जो परिस्थितियां थी, जो सोशल कंडीशनिंग थी, वो भी बहुत डिप्रेसिंग थी। मतलब वो बिल्कुल किसी को भी डिप्रेशन में लाने के लिए पर्याप्त थी। और उसमें सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति थी वो थी पोजीशन ऑफ द वुमेन। महिला की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। द बर्थ ऑफ ए गर्ल वॉज एन अनवेलकम। अगर लड़की पैदा हो गई तो घर में मातम का सा माहौल हो जाता था। घर में मातम का सा माहौल हो जाता था, अरे पता नहीं कि ये क्या मामला आ गया भाई। आज भी भारतीय समाज में बहुत सारी जगहों पर लड़की का पैदा होना एक बहुत ही अनऑस्पिशियस चीज मानी जाती है, कि अपवित्र चीज हो गई, ये क्या बवाल हुआ। लोगों के जो है वो लोग तो कुछ, मुझे लग रहा है 2-4 दिन खाना भी नहीं खाते। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया अपने घरों में आज भी या नहीं किया अभी तक? जी सर, बहुत रिसेंट ही केस था सर। सेकंड गर्ल चाइल्ड हो गई थी, तो मतलब खुशी तो दूर की बात थी, लेकिन ये था कि ऐसा लग रहा था कि बर्थ तो छोड़ो, डेथ हो गई है किसी की। ये था उस घर का जो एक्सपीरियंस था, मैंने देखा था अभी रिसेंट में था सर। बिल्कुल। तो आप समझो तब तो उस जमाने में 200 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। आगे लिखते हैं इसमें, हर मैरिज वाज ए बर्डन। उनकी जो उसकी जो मैरिज है वो एक तरह का बोझ मानी जाती थी, कि भाई ये कहां से बोझ आ गया हमारे ऊपर। सर अभी भी रिसेंट स्टेटमेंट उन्हीं का यही था कि गवर्नमेंट तो कह रही है बेटी बचाओ पढ़ाओ, लेकिन फिर दहेज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। यही है। आगे लिख रहा है, और अगर वो विधवा हो गई तो ये तो ऐसा हो गया कि अगर वो जो है कुछ किसी के सामने पड़ जाएगी या किसी धार्मिक कार्य में उसे लगा लिया जाएगा तो वो भी सब विधवाएं हो जाएंगी। कितना बढ़िया लॉजिक है। आज भी है मतलब सर। विधवा होना, मालूम पड़ा विधवा नहीं हुआ, वो कोरोना हो गया हो उससे। आज भी सर जब नई शादी होती है तो विधवा स्त्रियों को घर में लाने से मतलब महिलाएं कतराती हैं। मैं बस कहता तो रहा हूँ, महिलाएं जो है उनसे ये पूछा जाए कि विधवा होने पर क्या कोई छूत की बीमारी लग जाती, कोरोना तो नहीं है, क्या इसमें कोई तर्क है, कोई लॉजिक है इस बात में? कोई तर्क नहीं है। जड़ता है, इनर्शिया है, बचपन से फीड कर दिया गया है। तर्क का कोई स्थान ही नहीं छोड़ा दिमाग में। ये बात पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं मानते? गांव में या जो बेपढ़े हैं वही क्यों मानते हैं? सेवरल वुमेन हार्डली हैड ए मैरिड लाइफ वर्थ द नेम। कुछ औरतों के पास केवल इतना हुआ करता था कि उनके पास एक अच्छी मैरिड लाइफ हुआ करती थी, यही उनकी उपलब्धि है। और बीच में अगर कहीं उनका पति मर गया तो 18वीं शताब्दी से पहले वह सती होना तो उसकी किस्मत में लिखा है। जैसे राजा राममोहन राय ने ये कहा कि भारतीय शास्त्र भी इसे मर्डर कहते हैं, ये सती नहीं है। और अगर वो सती होने से बच गई तो उनकी पूरी जिंदगी विडो के रूप में लाइफ लॉन्ग मिजरी, नेग्लेक्ट एंड ह्यूमिलेशन, यानी कि उन्हें पूरी तरह से गरीबी में बीतेगी, नेग्लेक्ट किया जाएगा उन्हें हर जगह, उनको उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी उनकी बात को, और अपमानित किया जाएगा। ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सर। Another डिबेटिंग फैक्टर वाज द कास्ट। जो अगला डिबेटिंग फैक्टर था वो कास्ट थी। इट सॉट टू मेंटेन ए सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन। कास्ट ने क्या किया, लोगों को अलग अलग समूहों में डिवाइड कर दिया और इसकी एक पूरी हायरार्की बना दी। हायरार्की का मतलब होता पद सोपान।
इसका मतलब होता है ऊंचा और नीचा, साधारण भाषा में। जैसे अधिकारियों की एक हियरकी होती है ना, लेखपाल के ऊपर कानून को, और कानून को ऊपर जो है क्या नाम है, कौन होता है वो, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम। ये इसे हायरार्की कहते हैं अंग्रेजी में। तो एक तरह से जातियों की एक हायरार्की बना दी, ये इसके ऊपर है, वो उनसे ऊंचे हैं, वो उनसे नीचे है। क्यों है नीचे पता नहीं, क्यों है ऊंचे पता नहीं, बस उनका जन्म उच्च वर्ण में हुआ है, इस वजह से वो ऊंचे। एट द बॉटम ऑफ द लेडर केम द अनटचेबल। और इसमें सबसे नीचे कौन थे? जो सीढ़ी थी उसमें, लेडर में, सीढ़ी में सबसे नीचे कौन थे? सबसे नीचे थे बेचारे जो अछूत थे, अनटचेबल थे, और द शेड्यूल कास्ट एज दे केम टू बी नो कॉल लेटर, जिन्हें बाद में हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जो कि हिंदू समाज के लगभग 20% आबादी है। और जो अनटचेबल्स थे उनमें बहुत सारी उनकी डिसेबिलिटीज थी, उन पर बहुत सारी रोक टोक थी। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये तो इन्हें अधिकार ही नहीं है करने का। द सिस्टम स्प्लिंटर्ड पीपल इनटू न्यूमरस ग्रुप। और इस सिस्टम ने क्या किया कि लोगों को छोटे छोटे अनेक वर्गों में डिवाइड कर। इन मॉडर्न टाइम्स इट बिकेम अ मेजर ऑब्स्टेकल इन द ग्रोथ ऑफ ए यूनाइटेड नेशनल फीलिंग एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। आज भी ये एक राष्ट्रीय भावना के विकास में और लोकतांत्रिकरण में बहुत बड़ी बाधा है। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट अ कास्ट कॉन्शियसनेस, इन्होंने कहा है कि जो जाति की बारे में समझ है या कॉन्शियसनेस है, जागृति है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू मैरिज, शादी के संबंध में, वो आज भी जारी है। जितने भी रूल और रेगुलेशन थे कास्ट के बारे में, कास्ट एंडोगेमी होती है, मतलब कास्ट में शादी हो सकती है, एक्सोगेमी नहीं हो सकती उसमें। दूसरी कास्ट में शादी को समाज जो है बहुत बुरा मानता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे, उसने क्या किया, जो सामाजिक गतिशीलता उसको प्रभावित किया, सोशल मोबिलिटी नहीं हो पाई। और जो अनटचेबिलिटी थी वो ह्यूमन डिग्निटी के बिल्कुल खिलाफ। समझ में आ रहा बच्चों? जी सर। जी सर। आगे न्यू अवेयरनेस अमंग द एनलाइटेड इंडियंस। अब जो भारतीय अवेयर हो गए या जो भारतीय एनलाइट हो गए, उनमें एक अवेयरनेस आ गई, एक जागृति आई। कैसे आई? द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस बाय डिफीट ऑफ फॉरेन पावर गेव बर्थ टू द न्यू अवेकनिंग। जो आधुनिक कल्चर थी, जो पश्चिमी संस्कृति थी और जो जागृति थी, और उसमें ये भावना उन्होंने पैदा करी कि भाई एक फॉरेन पावर ने हमें डिफीट कर दिया और वो हमारे ऊपर आके राज करने लगे। There was an awareness that a vast country like India had been colonized by a handful of foreigners. कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों ने, भारतीय समाज में इतनी विसंगतियां और विषमताएं और इतनी कमजोरी आ गई है कि कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने जो है पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ये समाज की अपनी वीकनेस के कारण ही तो हुआ। भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय समाज है, उसकी अपनी वीकनेस के कारण ऐसा। फॉर सम टाइम इट सीम दैट इंडिया हैड लैग्ड बिहाइंड द रेस ऑफ सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन की जो दौड़ है उसमें इंडिया बहुत लैग कर गया, यानी पीछे छूट गया। और इसने कई तरह के रिएक्शन पैदा किए। कुछ इंडियन एजुकेटेड जो बंगाली यूथ थे, उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही नफरत पैदा कर ली अपने अंदर,
और उन्होंने कहा कि हम जितने भी ओल्ड रिलीजियस आइडियाज हैं और ट्रेडिशंस हैं इन सबको छोड़ देंगे। और उन्होंने कुछ इस तरह की ट्रेडिशन भी अपनानी इसके रिएक्शन में, जिसमें कि शराब पीना और बीफ खाना भी शामिल था। ये बंगाल में ऐसा हो चुका है। लेकिन इसका जो सामान्य प्रभाव पड़ा वो ये था, द रेस्पॉन्स वाज इंडीड बट वेरिड, बट द नीड ऑफ टू रिफॉर्म द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। इसका प्रभाव पड़ा कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में बहुत सारा सुधार आया। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में, यानी 1870 से 1900 के बीच में, हिंदुस्तान में राष्ट्रीयवाद का, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का और लोकतंत्र का पढ़े लिखे तबके में एक्सप्रेशन शुरू हो गया। आपने देखा ही, लॉर्ड रिपन के पीरियड को देखा, लिटन के पीरियड को देखा, कितना विरोध हुआ। इल्बर्ट बिल का हिंदुस्तानियों ने कितना स्वागत किया, लिटन के कामों का कितना विरोध किया। तो ये एक पढ़ा लिखा तबका तैयार हो चुका था ना, उसी के कारण संभव हुआ। और उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना और लोकतंत्र की बात उनके दिमागों में आ गई। Factors such as growth of nationalist sentiment, emergence of new economic forces, spread of education। अब इसमें लिखा है कौन से फैक्टर हैं? ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, राष्ट्रवाद की भावना का उदय, इमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक फोर्सेज, नए नए इकोनॉमिक फोर्सेज आ रहे थे, नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी, शहरों की तरफ मोबिलिटी बढ़ रही थी मजदूरों के रूप में काम करने के लिए। गांव की उन परंपराओं का अब पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ शिक्षा उन कुरीतियों पर प्रभाव डाल रही थी। शिक्षा उन कुरीतियों को कह रही थी कि इन्हें छोड़ो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना लॉजिक लगाओ। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वो फैल भी रही थी। और जो मॉडर्न पश्चिमी आइडियाज हैं लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के, वो फैलने लगे समाज में, जिसके कारण कि ये पुनर्जागरण संभव हो पाया। The socio-cultural regeneration of India of the 19th century was occasioned by the colonial presence, but not created by it। अंग्रेजों की प्रेजेंस से हुआ, यद्यपि उन्होंने कोई क्रिएट नहीं किया कानून बनाए। मुझे इस तरह से पढ़ाने में मेरी गर्दन में दर्द हो गया। मोबाइल से नहीं पढ़ाया जा सकता ऐसे, ये सामने रखना ही पड़ेगा। ये चार्ज नहीं है मोबाइल असल में। बेटा 1 घंटा हो गया। हाँ सर 6 मिनट्स का मैम हो गया वैसे। चलिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कल अगर 10 बजे मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको कल 9 बजे जगह, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। एक चीज और है कि ये जो सोशल वाला है इसे आप लिखते जरूर जाइएगा। इसमें फैक्ट कम है और एनालिसिस ज्यादा है, और एक एक लाइन को मुझे इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगली जो लगभग 3 पेजेज हैं उनमें जबरदस्त इंटरप्रिटेशन उसका करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी आपके शब्दों में, साधारण शब्दों में, जिसे आप डे टू डे एग्जाम्पल से समझ सकें। यही टीचर का काम होता है। लिखा तो स्पेक्ट्रम में है ही है, लेकिन उसे पढ़कर अपने शब्दों में क्रिएट करना और डे टू डे एग्जाम्पल से उसे रिलेट कर पाना, यही मेन काम है इसमें। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरह से मैंने इसे आज पढ़ाया है आपको, आप इतना जितना पढ़ाया गया उसे समझ पाए या नहीं, या उसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ गए सर, इसका तो क्लियर। नो सर, बताओ। डाउट नहीं है सर।
दोनों का सिर्फ कंपैरिजन साथ में हो रहा था तो चीजें क्लियर हो रही थी, प्रेजेंट सिनेरियो और दैट टाइम सिनेरियो। बाकी राहुल और ये कुबेर तुम्हारी समझ में आया, हितेश तुम्हारी समझ में आया? कारण बताओ समझ में आने का और ना आने का दोनों। जी सर आया। जी सर, समझ में आ गया सर, जो भी चीजें आपने बताई क्योंकि डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड थी, सारा सब क्लियर हो गया सर। गुड। तो अगला जो इसका हेडिंग है, वो है सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म। वैचारिक आधार और सामाजिक आधार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सुधार का वैचारिक आधार क्या होगा और सुधार का सामाजिक आधार क्या होगा? भाई सुधार का सामाजिक आधार तो ये होगा कि जो सुधार को शुरू करने वाले लोग हैं वो समाज के ऐसे तबके से होने चाहिए जिस तबके में जो है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हों और अच्छी खासी जागरूकता हो, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस कैपेसिटी में हों कि वो समाज की जो मैं इसी बात को आपको व्याख्या कर रहा हूं, इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि वो समाज की जो कुरीतियां हैं, पढ़े लिखे होने से काम नहीं चलेगा, समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने की भी स्थिति में हो। चाहे अब प्रहार किस माध्यम से होगा? कोई समाज की कुरीति पेड़ तो है नहीं जो आपने ली, कोड़ा ली और काट डाला। प्रहार होगा कई माध्यमों से, किताबों में लेख लिखना, प्रेस का डेवलपमेंट हो चुका था इस पीरियड तक। किताबों में लेख लिखना, कहानियां लिखना, कविताएं लिखना, ड्रामा लिखना, टेम्पलेट छापना, उस जमाने का बता रहा हूं। आज क्या है? ट्विटर पे हैशटैग करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देना किसी गलत चीज को कि ये कुरीति चल रही है। अखबार में छापना, उस जमाने में भी अखबार में छपते थे, या किसी मंच से उस बात को कहना। तो ये इसका जो सोशल बेस है रिफॉर्म का, वो ये है कि वो नंबर एक तो शर्त ये है कि जो लोग इसको चेंज को ला रहे हैं वो स्वयं पढ़े लिखे हों। दूसरा ये कि उनकी पोजीशन इस तरह की हो कि वो प्रभावित कर सकें। और तीसरा ये कि वो अपने जीवन में भी उसे उतारें, तभी लोग उसे मानेंगे। अगला इस हेडिंग का ही पॉइंट है, मैं भी आपको हेडिंग इंटरप्रेट कर रहा हूं, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म, कि उसका वैचारिक आधार क्या है। क्या वो वैचारिक रूप से तर्क की कसौटी पर खरा उतरती है बात जो सुधारक कहना चाह रहे थे? ऐसा तो नहीं कि कल्चर में ही चीजें सही हो, सुधारक बेकार की बातें कर रहे हो। नहीं, सुधारकों ने केवल उन्हीं बातों पर प्रहार किया जो वास्तव में गलत थी। और किसी सुधारक ने अगर अति करी, या कुछ सुधारकों ने या कुछ लोगों ने जो है सही चीजों पे भी अगर प्रहार किया, तो समाज ने उस चीज को नहीं माना। इसी को मिला के कहते हैं सोशियोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म। सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक आधार इस चीज का सुधार होगा। तो इस हेडिंग के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं इसे हम अब कल पढ़ेंगे, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। कल कोशिश करिएगा कि हम 10 सवा 10 तक शुरू कर दें, और 1% अगर कल नहीं होगा तो परसों तो जरूरी करेंगे, ठीक है ना? और फिर संडे में क्लास लेंगे। संडे क्या, सैटरडे में भी कोशिश कर सकते। मेरा टारगेट ये है कि इस हफ्ते में हम इसे खत्म कर दें, भले ही ये मिनिमम 3 में होगा। मिनिमम 3, मैं सोच रहा था 2 में हो जाएगा, 2 में नहीं हो पाएगा, मिनिमम 3 में होगा। ठीक है, 1 घंटा हो गया बच्चों? जी सर। ठीक। जी सर। अब आपकी समझ में आया कि इस हेडिंग को मैंने जिस हिसाब से इंटरप्रेट किया, जिस
हिसाब से उसकी व्याख्या करी। ये व्याख्या आपकी समझ में आई या नहीं आई? जी सर। जी सर। ऐसे ही मैं इन लाइन टू लाइन इसको व्याख्यात करूंगा, और मेरे इस हिसाब से इस किताब में पर्याप्त दे रखा है। इतना पर्याप्त है, इतना अगर किसी को याद हो, इतना वो लिख पाए, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। अरे इसमें पानी एक मिनट होल्ड करना। अरे इसमें पानी सही है बोतल में? तो कल मुझे रात में 10 बजे करीब आप लिंक भेज दीजिएगा। कुबेर तुम भेज देना लिंक, और मुझसे ओके पौने सर। 10 बजे करीब एक बार बात कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट। सर नमस्ते Right, सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट।